बस बस, अब नहीं रहूंगी ऐसे घर में और ऐसे आदमी के साथ जो मेरी कदर करना नहीं जानता। बहुत मानसिक प्रताड़ित हो चुकी इस आदमी के साथ, बहुत अपमानित हो चुकी इस घर में। बस अब इसे और इसके घर वालों को सबक सिखाऊंगी। वैसे तो सास साथ रहती नहीं, लेकिन उनको बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके लाडले बेटे को छोड़कर जा रही हूँ। अब होए वह परेशान, क्योंकि हो ना हो निकेतन के बेरुखी के पीछे उनका हाथ जरूर होगा। क्योंकि 1 साल पहले से ही दोनों सास बहू की पटरी नहीं बैठ पा रही थी। दोनों के बीच कामों को लेकर या फिर किसी वजह से नोकझोंक होती रहती थी। इसीलिए निकेतन की माँ तंग आकर अपने बड़े बेटे बहू के पास चली गई थी और यह कह कर गई थी कि अब बच्चे की किलकारी इस घर में गूंजेगी तभी इस घर में कदम रखूंगी। और हकीकत में उन्हें अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा पसंद था, जहाँ उनके बड़े बेटे की पोस्टिंग थी। वहाँ के हरियाली वातावरण के तुलना में भी उनको यह भागता दौड़ता शहर रास नहीं आया। ना कोई सखी सहेली, ना कोई मित्र मंडली। एक तरह से वह खुद को 25वें महले पर टंगा महसूस करती। यह भी एक वजह थी कि बड़ी बहू बिल्कुल उनकी मन लायक थी और यह छोटी बहू उन्हें किसी भी रूप से पसंद नहीं आई थी। हो ना हो मुझे घर से निकालने के लिए सासू माँ पीठ पीछे चाल चल रही हूँ और बेटा तो है ही उनका उनके जैसे ही। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। रात भर कड़ा निर्णय लेते हुए ही अनामिका की रात कटी। सुबह सुबह बेटी को सामान के साथ अपने घर के द्वार पर खड़ा देखकर अनामिका के पिता रविंद्रनाथ बोले, अरे बेटी, इतनी सुबह तुम? क्यों, कैसे? बताया भी नहीं कुछ। आश्चर्य से भरे रविंद्रनाथ बोले, भाई, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी बचपन की सरप्राइज देने की आदत नहीं गई। अनामिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अटैची रख कर वह अपने पापा के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। अरे अनामिका, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? अनामिका की माँ सुजाता हाथों में चाय की ट्रे लिए किचन से ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, आज चाय कुछ ज़्यादा भी बन गई थी। आज हमारी गुड़िया कुछ गुमसुम सी है, क्या बात है? क्या निकेतन से कोई झगड़ा हुआ है? रविंद्रनाथ ने स्नेह भरे स्वर में पूछा। तुम निकेतन को बतला कर तो आई हो ना? माँ सुजाता ने पूछा। अभी तुम्हारी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं अनामिका। इस समय तो पति पत्नी में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती रहनी चाहिए और दोनों को ही चाहिए कि वह उसे सकारात्मक रूप से ही लें। पिता रविंद्रनाथ अनामिका को समझाते हुए बोले, पहले चाय पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। वैसे अनामिका, अक्सर पति पत्नी के झगड़ों में सिर्फ नासमझी और बचपना होता है और इन झगड़ों को सुखद भविष्य के लिए नींव ही मानना चाहिए। माँ सुजाता चाय का कप अनामिका के हाथों में थमाते हुए बोली। अपनी मम्मी सुजाता की यह बातें सुनकर अनामिका की आंखें डबडबा आई। क्या हुआ अनामिका? क्या निकेतन ने तुम पर हाथ उठाया है? पापा ने घबराते हुए पूछा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अनामिका ने लंबे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तब तो कोई बात नहीं है। जबानी जंग तो पति पत्नी के बीच के माहौल को और रंगीन बनाती है। पापा मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी सुजाता की तरफ देखते हुए बोले, नहीं नहीं, पहले विवाद का विषय देख लो, फिर फैसला करो। सुजाता अनामिका का पक्ष लेते हुए बोली, यस यस, तुम सही बोल रही हो। हमें पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए। बेटे बताओ, झगड़ा किस बात का है? पापा अनामिका की तरफ मुखातिब होकर बोले, पापा मुझे लगता नहीं, बल्कि सच में निकेतन मेरी अनदेखी कर रहा है। यह बात कहते कहते अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी अनदेखी? मतलब निकेतन किसी और लड़की की तरफ आकर्षित हो गया है? पापा ने शीघ्रता से पूछा। उनके स्वर में चिंता थी। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि निकेतन अनामिका को छोड़कर किसी और की तरफ आकर्षित हो। मुझे तो बातों से ही वह बहुत नम्र और संस्कारवान लगता है।
बातें करते समय भी हमेशा नजरें झुकाकर बातें करता है। वरना तो आजकल के लड़के माँ बाप से भी बातें करते समय खिड़की से बाहर जाती हुई लड़कियों को ताकते रहते हैं। सुजाता निकेतन की अनुपस्थिति में उसका पक्ष रखते हुए अपने अनुभव से बोले, यह बात तो सही है तुम्हारी सुजाता, मैं भी निकेतन के बारे में कुछ ऐसी ही फीलिंग रखता हूँ। अपनी पत्नी सुजाता की बात का समर्थन करते हुए रविंद्रनाथ बोले, वैसे तो इस बात को मैं जब से शादी हुई है तभी से महसूस कर रही हूँ, परंतु अब मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। कुछ रुक कर अनामिका ने आगे बोलना जारी रखा, अब सबको तो मालूम है कि मुझे साफ सफाई और घर सजाने का कितना शौक है। मैंने कुकरी क्लासेस भी की हुई है और मैं कई देसी और विदेशी डिश भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। हमारे घर पर आने वाले सभी मेहमान, यहाँ तक कि पड़ोसी भी हमारे घर की साफ सफाई और साज सज्जा की भरपूर तारीफें करते हैं। यही बात खाने की भी है। आसपास रहने वाले लोग भी अगर कोई डिश बनाते हैं तो मुझसे राय मशवरा अवश्य करते हैं। उन लोगों को मेरे हाथ के बने खाने में कोई क्वालिटी दिखाई पड़ती होगी, तभी तो वह मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते होंगे ना। मगर निकेतन को मुझ में कोई खूबी ही नज़र नहीं आती। इसी कारण वह मेरी तारीफ के लिए कभी जबान ही नहीं खोलता। यह तो सीधे सीधे मेरे और मेरे काम की अनदेखी ही हुई ना। कई बार मुझे लगता है जैसे मेरा व्यक्तित्व ही शून्य हो गया है, मेरा अस्तित्व और मेरी पहचान ही छीन ली गई हो। एक बार निकेतन ने कहा था कि उसे इटालियन डिशेस बहुत पसंद है। 3 दिन पहले से मैंने दिन भर मेहनत करके उसके लिए इटालियन खाना बनाया। सभी डिशेस बहुत ही टेस्टी थीं। संयोग से उस दिन निकेतन के कुछ दोस्त घर पर आ गए थे। सभी ने चटकारे लेकर खूब मस्ती से खाई और भरपूर तारीफ भी की। दोस्तों ने अपने घर पर बनाने के लिए रेसिपी भी पूछी, मगर निकेतन ने प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें खाना पसंद आया का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया कि उन्होंने रोज की डाइट से कुछ अधिक ही खाना खाया। मुझे ऐसा लगता है कि निकेतन अपने मुंह से मेरी तारीफ कर मुझे सम्मान देना नहीं चाहता। इसी बात को लेकर मैंने खूब बहस की और निकेतन को खरी खोटी भी सुनाई। मैं उससे गुस्सा होकर पिछले 2 दिनों से अलग बेडरूम में भी सो रही हूँ, मगर वह मुझे मनाने नहीं आया। स्पष्ट है कि उसे पत्नी की नहीं नौकरानी की ज़रूरत है। जब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों बेशर्म जैसी वहाँ पर पड़ी रहूँ। आखिर मेरी भी कुछ इज्जत है। इसी कारण आज सुबह मैं उसे बिना कुछ बताए यहाँ चली आई। आज संडे है। बच्चू आज सारे दिन जब अकेले पड़े रहेगा तब उसे मेरी अहमियत समझ में आएगी। अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल हो चला था और आंखें भी डबडबा आई थीं। है तो मामला गंभीर ही, मगर इस समस्या का समाधान वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। पापा बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है सुजाता? रविंद्रनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए पूछा। जी, यह इशू इतना भी सीरियस नहीं है। समय के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। अनामिका हमारी बेटी है तो अब निकेतन भी हमारे लिए कोई पराया नहीं है, अतः हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। मुझे यह कहने में जरा सी भी झिझक नहीं है कि अनामिका निकेतन के मनोभाव को पढ़ने में असफल रही है। सुजाता अपनी बात कह रही थी। वाह सुजाता, वाह! मैं उस घड़ी को धन्य समझता हूँ जब तुम अपने माता पिता के साथ इंग्लैंड से घूमने के लिए भारत आई थी और सिर्फ 4 मुलाकातों के बाद ही मुझसे शादी करने का निर्णय लिया। सुजाता इंग्लैंड की निवासी थी। संभवतः आज अगर कोई और माँ होती तो शायद इस छोटी सी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपनी औलाद का ही साथ देती। मुझे गर्व है सुजाता, निकेतन की अनुपस्थिति में तुमने उसका पक्ष रखने का जो काम किया है वह साहसिक और काबिले तारीफ है। तुम्हें बधाई सुजाता। इस गंभीर माहौल में भी अपनी पुरानी बातों को याद करके रविंद्रनाथ के चेहरे पर चमक आ गई। पुरुष 2 प्रकार के मानसिकता वाले होते हैं। एक पुरुष वह होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है और वह स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के लटके झटके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे
विभिन्न तरह की पोशाकें पहनना, अलग अलग तरह के परफ्यूम लगाना, हमेशा स्त्रियों की प्रशंसा करके अपनी ओर आकर्षित करना वगैरह। इनकी इस तरह की गतिविधि से कई बार महिलाएं इनकी तरफ आकर्षित हो भी जाती हैं और अक्सर ही महिलाएं अपने पतियों से भी इसी तरह की अपेक्षाएं रखती हैं। लेकिन इस तरह के लोग अपने वास्तविक वैवाहिक जीवन में कितने सफल होते हैं, यह शोध का एक विषय हो सकता है। दूसरे तरह के पुरुष वह होते हैं जो अक्सर आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही बातें करते हैं और बाकी समय गंभीरता का आवरण ओढ़े रहते हैं। महिलाएं इनके साथ रहना नज़रअंदाज ही करती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इस तरह के पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है और यह अपने परिवारों को सबसे आगे, मतलब फैमिली फर्स्ट रखते हैं। निकेतन भी इन दूसरी तरह के पुरुषों में आता है जो अपने मनोभावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सुजाता अनामिका को समझाते हुए बोली, आपकी परिभाषा अपनी जगह सही हो सकती है मम्मी, मगर क्या निकेतन जैसे पढ़े लिखे और समझदार आदमी से यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वे अपनी पत्नी की प्रशंसा में दो शब्द कहें। निकेतन को यह समझना चाहिए कि उसके तारीफ के शब्द मेरा उत्साह कितना बढ़ा देते हैं। अनामिका बोली, अनामिका, मुझे तुम यह बताओ कि क्या सिर्फ शब्द ही प्रशंसा के आधार हैं? सुजाता ने अनामिका से प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं है। फिर खुद ही जवाब देते हुए वह बोली, किसी चीज़ की आलोचना नहीं करना भी उसकी प्रशंसा के बराबर ही है। निकेतन ने तुम्हारे बनाए व्यंजनों की आलोचना नहीं की, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने उसकी तारीफ ही की है। दूसरे, तुम यह भी कह रही हो कि निकेतन ने अपनी डाइट से कुछ ज़्यादा ही खाया। मुझे बताओ कि साधारण परिस्थितियों में कोई अधिक खाना कब खाता है? जब उसे खाना अत्यधिक पसंद आता है तभी ना। क्या तुम इसे अपनी तारीफ नहीं समझती? मेरी नज़र में तो अनामिका, तुमने शब्दों की तारीफ से कुछ अधिक ही पा लिया है। एक मशहूर हिंदी की कहावत है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इस लिहाज से तो तुमने निकेतन के दिल पर राज किया है, चाहे वह कुछ कह ना सका हो, मगर वह तुम्हें कुछ सरप्राइज देने के बारे में अवश्य सोच रहा होगा। तुमने उससे लड़ाई करके अच्छा नहीं किया अनामिका। सुजाता कहती रही, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने जल्दबाजी में इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। यह तो सचमुच शब्दों से कहीं बड़ी प्रशंसा है। अनामिका को अपनी गलती समझ में आने लगी थी। नहीं अनामिका, तुमने एक नहीं कई गलतियाँ की हैं और निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी भी की है। इस बार रविंद्रनाथ बोले, और कौन सी गलती की है मैंने पापा? अनामिका ने अपराध भाव से पूछा। पहली गलती तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें समझा दी है। दूसरी गलती तुमने अपना बेडरूम छोड़कर की है। शादी के बाद लड़का और लड़की जब पति और पत्नी के बंधन में बनते हैं तो वह सिर्फ नए संबंध ही नहीं बनाते, बल्कि कई निर्जीव चीज़ों में भी अधिकार के साथ प्राण फूंकते हैं। सीमेंट कंक्रीट के निर्जीव मकान को भी एक हंसता खिलखिलाता घर बनाते हैं और इस घर पर दोनों का समान अधिकार होता है। तुम 2 दिनों से निकेतन से अलग बेडरूम में सो रही हो, इसका मतलब जानती हो? इसका सीधा सा मतलब होता है कि तुम अपने अधिकार को छोड़ रही हो, या दूसरे शब्दों में कहे कि तुम निकेतन को इस बात के लिए बाध्य कर रही होगी वह तुम्हारे अधिकार किसी और को दे दें। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है, तुमने रेल में सफ़र तो बहुत किया होगा और यह भी देखा होगा कि कई बार रिजर्वेशन होने के बावजूद जरा सा इधर उधर होने पर हमारी सीट पर कोई दूसरा अपना अधिकार जमा लेता है और फिर हमें अपनी ही सीट वापस लेने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कई बार तो लड़ाई तक की नौबत भी आ जाती है। ऐसा ही कुछ मंजर जिंदगी का भी होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन के बारे में कोई भी निर्णय ऐसे नहीं लेना चाहिए जो आत्मघाती हो। पापा अनामिका को समझाते हुए बोले, क्या इतनी छोटी सी बात के परिणाम इतने गंभीर भी हो सकते हैं? अनामिका ने चिंतित स्वर में पूछा। छोटी छोटी समझी जाने वाली गलतियों के परिणाम गंभीर व विपरीत हुआ करते हैं, पापा ने अनामिका को समझाया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था पापा? मैं बहुत गुस्से में थी, इसी कारण इस तरह का कदम उठा लिया। अनामिका के बोलने के अंदाज से लग रहा था कि उसे अपने ऐसा करने पर बहुत अफसोस है। एक पत्नी चाहे तो अपने पति से क्या नहीं करवा सकती,
तुम तो निकेतन की अर्धांगिनी हो। तुम्हें बेडरूम छोड़ने के बजाय उसे पहले की तरह ही शेयर करते हुए रहना चाहिए था। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम निकेतन के बालों में हल्के हाथ से उंगलियां घुमाती और पूछती कि आज खाने में क्या कमी थी, तो वह ही बेचारा तुम्हारी भरपूर तारीफ करने के लिए विवश हो जाता। वह ऐसा समय होता है जब स्त्रियां अपना बड़े से बड़ा काम करवा लेती हैं, तो फिर तारीफ चीज़ ही क्या है। निकेतन को बताए बिना यहाँ आना भी एक बड़ी गलती है। उसे जब पता चलेगा तो वह पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। जैसा निर्णय तुमने लिया है वैसा ही निर्णय अगर निकेतन ने ले लिया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। पापा का स्वर अब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो चला था। और एक बात, तुम अपनी सांस से जुड़कर रहा करो, वे तुमसे बड़ी हैं। 4 बातें तुम्हारी भली के लिए कह गई थीं। अब कोशिश करो उनको साथ रखने की। भले ही ना आए, लेकिन फ़ोन से हालचाल ले लिया करो। ठीक है पापा। अब तक अनामिका की चाय समाप्त हो चुकी थी। चाय का कप मेज पर रखने के साथ ही वह उठ खड़ी हुई और वापस जाने के लिए अपनी अटैची उठा ली। अरे अनामिका, कहाँ चल दी? मम्मी ने पूछा। मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं घर पर जाकर निकेतन को मनाती हूँ। मुझे घर पर ना पाकर वह परेशान होगा, शायद गुस्सा भी हो, अनामिका बोली। मगर बेटा, अब जब आ ही गई हो तो खाना खा कर चले जाना। हम निकेतन को फ़ोन कर देते हैं, सुजाता बोली। उसे मत रोको सुजाता, सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, रविंद्रनाथ बोले। हाँ मम्मी, पापा ठीक कहते हैं। वैसे भी हमारा घर है ही कितनी दूर, सिर्फ 50 किलोमीटर ही तो है। एक्सप्रेस बस से अधिक 1 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगी। और हाँ, खाना खाने के लिए अब मैं नहीं, हम आएंगे। अनामिका के स्वर में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। आएंगे नहीं, हम आ चुके हैं। अचानक कमरे में प्रवेश करता हुआ निकेतन बोला। अरे निकेतन, तुम? तीनों एक साथ आश्चर्य से बोले। हाँ अनामिका, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसी कारण मैंने तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बात बढ़ाने से हमेशा बढ़ती ही है। वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आती है। आज भी सुबह जब तुम्हें लेने के लिए टैक्सी आई तब मैं भी जाग चुका था। मैं अपने बेडरूम से निकलकर तुम्हें बुलाने के लिए बाहर भी आया, मगर तब तक तुम निकल चुकी थी। मैं समझ गया कि तुम बस स्टैंड में गई होगी। मैं फ्रेश होकर कपड़े पहनकर अपनी गाड़ी से बस स्टैंड पहुंचा, मगर कुछ देर पहले ही तुम्हारी बस निकल चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम घर पहुंचो और तुम्हें देखकर मम्मी पापा परेशान हों, इसी कारण मैं अपनी गाड़ी से यहीं तक आ गया। मगर मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ क्षणों पहले ही तुम घर में प्रवेश कर चुकी थी। मैं बाहर बरामदे में खड़ा होकर ही तुम्हारी बातें सुनने लगा। पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पक्ष इतने अच्छे ढंग से रखने के लिए और मेरे मौन को सार्थक शब्द देने के लिए। और अनामिका, मैं तुमसे खुद ही आज माफ़ी मांगते हुए एक सरप्राइज़ देने वाला था। यह देखो, शहर के मशहूर वाटर रिसॉर्ट में आज दिन भर के लिए बुकिंग करवा रखी थी। निकेतन टिकट दिखाते हुए बोला। लो अनामिका, मैं कह रही थी ना, मौन की भाषा बहुत मुखर होती है। एक मौन कई शब्दों पर भारी पड़ता है। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली। गलती समझ में आ गई ना निकेतन? अब तो हमारी बिटिया की तारीफ करोगे ना? रविंद्रनाथ के चेहरे से भी अब तनाव हट चुका था। पापा जी, मेरा हाल तो आपके एक उज्जैनी मित्र के एक शेर जैसा है। दूर से देखा तो चांद बहुत हसीन था, पास से देखा तो सिवा दाग के कुछ नज़र नहीं आया। शायद इतना पढ़ने के बाद भी मेरे पास शब्दों का अकाल है। निकेतन गंभीर होते हुए बोला। निकेतन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुमने आज का रिसॉर्ट बुक करवा रखा है, चलो हम सब वहीं चलते हैं, अनामिका खुश होकर बोली। नहीं अनामिका, आज तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। आज का सारा दिन मैं मम्मी जी और पापा जी के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। निकेतन आग्रहपूर्ण शब्दों में बोला। कुछ क्षण शांति छाई,
फिर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी यस कहकर अचानक सब खुश होकर चीखे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। देखो यह कैसा रहेगा? हाँ हाँ ठीक रहेगा। अच्छा निधि, जरा यहाँ देखना। इसका टेस्ट मुझे कुछ फीका लग रहा है। बताओ क्या करूँ? अरे हाँ, नमक नमक भी कम लग रहा है। रुको, चाट पाउडर है तो दे दो, मैं डाल देती हूँ। आप ना बारीक बारीक धनिया काट दीजिए। उस पर ना सजावट करेंगी तो उसकी महक से और अच्छा लगेगा। ठीक है कर देती हूँ। निधि, तुम जरा उस कटलेट में हाथ बटा दो। आज कामिनी की शादी की सालगिरह है और निधि सुबह से तैयारियों में कामिनी का हाथ बटा रही थी। कामिनी और निधि अच्छी सहेलियां ही नहीं, पड़ोसनी भी थीं। करीब साल भर पहले निधि अपने पति अभय के साथ इस खूबसूरत सोसाइटी में रहने आई थी। सुबह दूध के पैकेट अपने दरवाजे से उठाते समय पहली बार उसका कामिनी से सामना हुआ था। कामिनी उसी टावर में निधि के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। एक मीठी सी मुस्कान का आदान प्रदान और धीरे से गुड मॉर्निंग, यही थी उनकी पहली मुलाकात। मुलाकात का यह नन्हा सा बीज जल्द ही एक मजबूत दरख्त बन गया था। दोनों ही उम्र के 30वें दशक में थे और दोनों के पति कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते थे। लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत। जहाँ कामिनी सरल, शांत और गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी, वहीं निधि चुलबुली, चंचल और हर वक्त हंसने हंसाने वाली नटखट सी लड़की। विविधता में एकता जैसी उनकी यह दोस्ती दिनों दिन गहराती जा रही थी। इन दोनों महिलाओं के दिल की भांति इनके अपार्टमेंट भी जैसे नज़दीक आकर एक घर जैसे बन गए थे। दोनों बचपन की सहेलियों की तरह हर काम में एक दूसरे की मदद करती, या कहो कि सब काम मिलजुल कर करती, हर बात शेयर करती और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती। कामिनी ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर बिल्डिंग के पीछे बने बड़े लॉन में अपने परिवारजनों और कुछ खास दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। उसका कहना था कि होटल में पार्टी देने से पार्टी में पर्सनल टच नहीं रहता, सब कुछ एक फिल्म की सेट जैसा लगता है और आप अपनी ही पार्टी में मेहमान जैसा महसूस करने लगते हैं। इसीलिए वह घर में दी जाने वाली पार्टियां ज़्यादा एंजॉय करती हैं। निधि तैयार होकर अपने पति के साथ समय से कुछ पहले ही कामिनी के घर पहुंच गई ताकि लास्ट मिनट की तैयारियों में उसकी मदद कर सके। कामिनी और निधि की निगरानी में बने स्वादिष्ट भोजन और हल्के फुल्के खेलों ने पार्टी में रंग जमा दिया। पार्टी में हुई ढेर सारी मस्ती और हंसी मजाक के बाद सभी मेहमान कामिनी और उसके पति विकास को धन्यवाद देते हुए लौट गए। लेकिन निधि को कामिनी ने यह कहकर रोक दिया, अरे चली जाना, कौन से दूर जाना है, जरा देर और बैठना। और फिर नौकरानी को 2 कॉफ़ी बनाने के लिए कहकर दोनों सहेलियां बालकनी में आ बैठीं। कॉफ़ी के साथ गपशप करते हुए निधि ने कहा, कामिनी यार, अपनी शादी की एल्बम तो दिखा। शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, अरेंज थी या लव? आज शादी की सालगिरह के मौके पर मुझे तेरी शादी की पूरी आत्मकथा सुननी है। यार बहुत लंबी कहानी है, कामिनी ने टालने के अंदाज में कहा। मुझे भी कहाँ जल्दी है, आज की पूरी शाम यूं भी तेरे नाम थी, अब रात ही सही। निधि आराम से कुर्सी के सामने रखी स्टूल पर पैर फैलाते हुए बोली, ठीक है फिर फ़ोटोज़ के साथ शुरू करती हूँ। कहकर वह अंदर जाकर एक छोटी सी फ़ोटो एल्बम उठा लाई और निधि को दिखाने लगी। फ़ोटोज़ को देखकर निधि को लगा कि शादी कुछ ज़्यादा ही साधारण तरीके से हुई थी। शादी में सिर्फ कामिनी के माता पिता, भाई बहन और उसके पति विकास की तरफ से सिर्फ उसकी एक मौसी दिखाई दे रही थी। दुल्हन ने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, ना कोई मेकअप, ना दुल्हन वाला कोई तामझाम। शादी जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फोटो भी शायद परिवार के किसी सदस्य ने ही खींचे थे। कामिनी के घर के दरवाजे पर खड़े होकर वर वधू दोनों एक दूसरे को अपने बगीचे के फूलों से बनी वरमाला पहना रहे थे। फिर घर के आंगन में बने छोटे से मंडप में हुए फेरों के कुछ फोटो थे। निधि जानती थी कि विकास और कामिनी
दोनों की ही परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। फिर शादी इतनी साधारण तरीके से क्यों हुई? उसने पूछा। वो क्या है ना, हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। कामिनी थोड़ा असहज होकर बोली। वो क्यों? निधि ने हैरानी से पूछा। क्योंकि विकास को शादी की जल्दी थी। कामिनी ने एक वाक्य में बात खत्म करते हुए नजरें चुरा ली। विकास को शादी की इतनी जल्दी क्या थी? वह ठीक से तैयार भी नहीं हो सका। उसने तुम्हें भी दुल्हन की तरह कोई साज श्रृंगार करने का भी वक्त नहीं दिया। निधि ने कामिनी की टांग खींची। विकास के भाई और पापा विकास की शादी उसकी भाभी की बहन से करवाना चाहते थे। वह लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर भी थी। कामिनी धीरे धीरे प्याज की परतों की तरह खुलने लगी। ओह अच्छा, और विकास तुझसे प्यार करता था, इसीलिए उसने अपने माँ बाप से छुपकर तुझसे शादी कर ली होगी। निधि ने जैसे सारा मामला समझते हुए कहा। अरे नहीं यार, तू अपनी कल्पना की उड़ान को ज़रा ब्रेक तो लगा। हमेशा जल्दी में ही रहती है। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो विकास ने शादी वाले दिन पहली बार देखा था। भाई, यह कहानी तो दिलचस्प होती जा रही है। अब तू जरा शुरू से सुना। निधि ने आराम से पालथी मारकर बैठते हुए कहा। हाँ तो सुन। बात यह थी कि विकास की भाभी बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर खानदान की बेटी थी, लेकिन उसका व्यवहार विकास की सीधी साधी माँ के साथ अनुकूल नहीं था। कामिनी ने कहानी का सिरा पकड़ते हुए कहा। अरे यार, अब तू आम के पेड़ पर अमरूद मत उगा। मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ और तू विकास की भाभी के कसीदे पढ़ रही है। निधि के हवाई घोड़े फिर दौड़े। थोड़ा सफ़र का भी मजा लीजिए जनाब, मंजिल तो आनी ही है। कहानी को ज़रा धीमी आंच पर पकने दे, धीरे धीरे सिकने दे, उसकी खुशबू को हवाओं में घुलने दे, फिर देख मजा। कामिनी ने लंबी सांस लेकर जैसे खुशबू लेते हुए कहा। ठीक है, सुनाइए कथावाचक कामिनी नंद जी। निधि ने हाथ जोड़े और दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर भोली सी सूरत बनाकर बैठ गई। हाँ तो भाभी के परिवार और अपने परिवार के रुतबे की समानता को देखते हुए विकास के पिता ने वह रिश्ता तय किया था। उनका कहना था कि सास बहू के झगड़े तो हर घर में होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि रिश्ते बराबर वालों में ही करने चाहिए और हर नए जुड़ते हुए रिश्तों के साथ परिवार के सामाजिक और आर्थिक रुतबे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन सब बातों में वे विकास की माँ की भी नहीं सुनते थे। कामिनी ने कहानी की पृष्ठभूमि बनाई। फिर क्या हुआ? निधि ने अनमनी भाव से पूछा। फिर एक बार जब विकास छुट्टियों में हॉस्टल से घर आया तो उसने देखा कि वहाँ तो उसकी शादी भाभी की बहन से पक्की करने की बात हो रही थी। विकास ने उस शादी से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता से नाराज होकर अपनी मौसी के गांव चला गया। निधि को कहानी की खुशबू आने लगी थी, परतें खुल रही थी। मौसी के गांव ही क्यों? निधि की दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि वह अपनी मौसी से बहुत अटैच्ड था। उसे विश्वास था कि मौसी उसकी बात जरूर समझेंगी। हमारा घर मौसी के घर के पड़ोस में था, कामिनी ने बताया। फिर वहाँ पर विकास ने हमारी कामिनी को देखा होगा और देखते ही लट्टू हो गया होगा। निधि ने फिर अपनी तान छेड़ी। अरे नहीं रे बाबा, जरा अपनी सोच के घोड़े को कुछ तो आराम दे, कामिनी ने फिर टोका और निधि बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठ गई। हाँ तो जब विकास ने अपनी प्रॉब्लम मौसी को बताई तो मौसी ने पूछा। अरे बेटा, तू मने यो बता के तू भाभी की बहन से ब्याह ना करना चाहवे कि ब्याह ही ना करना चाहवे? कामिनी ने मौसी का लहजा पूरी तरह से अपनी बातचीत में उतारते हुए कहा। मौसी, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन करूँगा तब जब मुझे वैसी लड़की मिलेगी जैसी मैं चाहता हूँ, विकास ने बताया। तन्ने कोई छोरी पहले से पसंद है के? मौसी की अनुभवी आंखों ने विकास के चेहरे में कुछ खोजते हुए पूछा। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास ने बताया। फिर ठीक है, अब तुम मने ये बता के तू कैसी छोरी चाहवे है? मौसी ने पूछा। मौसी,
मुझे भाभी जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कहकर वे सब कड़वी यादें उसके सामने चलचित्र सी चलने लगी, जो उसकी इस सोच का आधार थी। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया और उसकी माँ का असहाय सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। बात विकास के भाई की शादी के समय की थी। उसकी नई नवेली कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी भाभी अपनी शादी के अगले दिन ही स्किन टाइट जींस टॉप में आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। तभी माँ ने आकर पूछा, बहू, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हुई हैं, तो कोई भारी सी साड़ी पहनकर आइयो। वो क्यों? भाभी ने ऐतराज करते हुए पूछा था। बेटा, यह गांव देहात है, यहाँ औरतें बातें बनाने लगती हैं। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? फिर कल तुम अपने पति के साथ शहर चली जाओगी, वहाँ जो मन हो सो पहनियो, माँ ने समझाया। लेकिन मैंने अभी तो कपड़े बदले हैं, वैसे भी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, भाभी लापरवाही से बोली। कोई बात ना बेटा, मैं पहना दूंगी। फिर बहू का उखड़ा हुआ मूड देखकर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम इन्हीं कपड़ों पर कोई भारी दुपट्टा पहनकर बैठक में आ जाइयो। पर माँ, जींस पर भारी दुपट्टा? भाभी तू नक कर बोली। अरे बेटा, गांव देहात के लोगों को क्या पता, माँ ने बात संभाली। फिर भाभी का पैर पटकते हुए बैठक में जाना और माँ का भूस पर लिपने की कोशिश करते हुए हैं करके भाभी की तबीयत खराब का झूठा बहाना बनाना। औरतों की कानाफूसी के बीच माँ के चेहरे पर आते जाते अपमान के भावों ने विकास को सब बता दिया। क्या हो जाता अगर भाभी एक बार माँ का कहना मान लेती? उन्हें सबके सामने यूं नीचा दिखाना क्या ज़रूरी था? विकास ने सोचा। फिर पिछले 4 सालों में इस तरह के अनगिनत किस्से उसकी आंखों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग से घूम गए। जब भी भाभी गांव आती, हर बार घर की शांति की खातिर माँ अपना सा मुंह सिल लेती और चेहरे पर एक मुस्कान चिपका लेती और भाई सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देते। यह सब विकास को बहुत अखर था, लेकिन बड़े भाई से इस बारे में कुछ भी कहने या पूछने की इजाज़त उसके संस्कारों से नहीं देते थे। घर का छोटा बेटा होने के कारण विकास हमेशा से माँ के बहुत करीब रहा है और माँ की हर कहीं अनकहीं बात वह उनके चेहरे को देखकर ही समझ जाता है। कोई माँ का दिल दुखाए उससे बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं सब घटनाओं ने उसके दिल में कहीं ये बीज बहुत गहरे बो दिए हैं कि वह माँ को ऐसी बहू ला कर देगा जो माँ को मान सम्मान दे और माँ की बहू नहीं बेटी बनकर रहे। तभी मौसी ने उसे झिझोड़ते हुए कहा, कहाँ खो गया बेटा? कहीं नहीं मौसी। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? विकास जैसे नींद से जागा। मैं पूछू थी कि कैसी छोरी नहीं चाहिए, यो मत बता, यो बता कैसी छोरी चाहिए। मौसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे तो बस सीधी सादी और भोली भाली लड़की चाहिए। वह चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, चाहे उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ भी ना हो, लेकिन मेरी माँ को अपनी माँ समझकर उसे आदर मान दे। भाभी का माँ के साथ व्यवहार मुझे बहुत दुख देता है और मैं यह कहानी दोहराना नहीं चाहता। विकास ने अपना दिल खोलकर मौसी के सामने रख दिया। तो क्या तू उस छोरी के माँ बाप ने अपने माँ पिताजी जैसा मान सम्मान दे पावेगा? मौसी ने विकास को आईना दिखाया। मैं वादा तो नहीं कर सकता मौसी, लेकिन उसके परिवार को अपनाने की दिल से कोशिश करूँगा और इसी कोशिश की उम्मीद उससे भी करूँगा, विकास ने कहा। लेकिन तू तो आईआईटी में पढ़े है ना, तो फिर कम पढ़ी लिखी छोरी से कैसे निभावेगा? मौसी ने अपनी आशंका के बहाने उसका मन टटोला। मेरी माँ भी तो कम पढ़ी लिखी है मौसी। भला प्यार की भाषा को जानने समझने के लिए कितनी डिग्रियों की ज़रूरत होती है, उसके लिए तो 2.5 आखर ही काफ़ी होते हैं। विकास की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। और छोरी अगर गांव की हो तो? मौसी हौले से बोली। ये शब्द जैसे मौसी के मुंह से अनजाने में ही निकल गए और मौसी की आंखों के सामने कामिनी की मनमोहिनी छवि डोलने लगी। कामिनी मौसी के पड़ोस की बेटी जरूर थी, लेकिन वह मौसी के आंगन में ही खेलकर बड़ी हुई थी। उसका मौसी से लगाव अपनी माँ से कम नहीं था,
लेकिन घर गृहस्थी के छोटे छोटे कामों के साथ मौसी को रामायण पढ़कर सुनाना, उनके बालों में तेल लगाना उसके पसंदीदा कामों में से थे। उसका सांवला सलोना रूप और भोली सी मुस्कान उसे दूसरों से भिन्न बनाती थी। बुजुर्गों का मान सम्मान करना तो मौसी ने उसे घुटी में पिलाया था। मौसी, अब आप कहीं खो गई हैं लगता है। विकास की आवाज़ से मौसी जैसे सोते से जागी। आहा, क्या कह रही थी मैं? मौसी की तंद्रा टूटी। किसी गांव की गोरी का जिक्र कर रही थी आप। फिलहाल तो, विकास ने मौसी को छेड़ते हुए कहा। आप क्या मुझे कोई लड़की दिखाने वाली हो? दिखाने वाली नहीं, जीवन भर के लिए बंधन में बंधवाने वाली हूँ। अब मौसी ने चुटकी ली, फिर जरा संजीदगी से बोली। मेरे पड़ोस में एक लड़की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 12वीं में पढ़ती है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए। क्या वह लड़की मेरी माँ की इज्जत करेगी, उनको मान सम्मान देगी? विकास ने पूछा। बिल्कुल करेगी, आखिर मेरी परवरिश पाई है उसने, मौसी सीना ठोक कर गर्व से बोली। और उसके माता पिता मान जाएंगे इतनी जल्दी शादी के लिए? मेरा मतलब वह अभी बहुत छोटी है ना? विकास ने अपनी शंका जाहिर की। अरे बेटा, तो मेरा भांजा है, उनकी हाँ के लिए ये कारण बहुत है, वे तो खुशी से मान जाएंगे। वैसे भी गांव में छोरियों की शादी इसी उम्र में होवे हैं, गौना साल भर बाद करवा लियो, जब तुझे नौकरी मिल जावेगी और उसकी 12वीं भी हो जावेगी। लेकिन मैं चाहूँ कि तू एक बार मिल ले उससे, कामिनी नाम है उसका, मौसी ने बताया। नहीं मौसी, आपको पसंद है और माँ को मान सम्मान देगी तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि मैं भाई की साली से शादी का विकल्प जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहता हूँ, विकास ने संजीदगी से कहा। अपने ख्यालों में खोई कामिनी अपने बीते हुए कल को निहार रही थी कि निधि ने उसे कंधे पकड़कर जोर से हिलाया। कहाँ खो गई हमारे गांव की गोरी? बस जरा अपने गांव के भ्रमण पर निकली थी, कामिनी हंसते हुए बोली। और बस इसी तरह विकास की माँ की मौन स्वीकृति के साथ हमारी शादी बहुत ही सादगी से मेरे परिवार और विकास की मौसी की मौजूदगी में हो गई। एक दिन कामिनी और निधि शाम की सैर पर निकली। कामिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर निधि ने पूछा, तुझे क्या हुआ? कुछ खास नहीं यार, आज माँ का फ़ोन आया था, कामिनी ने चिंता में डूबे हुए बताया। तो? निधि ने पूछा। तो वे मेरी बहन रूबी की शादी को लेकर परेशान हैं। कामिनी ने अपनी आदत के अनुसार बात को पूछ की तरह से शुरू किया। हाँ, लेकिन वह तो पीएचडी कर रही है ना, है भी कितनी सुंदर, भला उसकी शादी की क्या प्रॉब्लम? निधि ने हैरत से पूछा। हाँ, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वह मुझसे तुलना करती है, कहती है कि दीदी तो सिर्फ 11वीं पास थी, फिर भी उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया। दीदी के पास इतना बड़ा घर है, बड़ी सी गाड़ी है, बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो मैं तो उससे बेहतर दूल्हा डिज़र्व करती हूँ, कामिनी ने खुलासा किया। ओह, तो ये बात है। तो अब? निधि ने पूछा। अब क्या, जब से उसकी बैचलर हुई है तब से माँ पिताजी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह हर रिश्ते में हमारी जैसी संपन्नता, विकास जैसा लड़का और घर परिवार ढूंढती है, कामिनी ने समस्या की असली वजह बताई। हाँ, अब विकास भैया जैसा भला इंसान और इतना बुलंद करियर तो हर किसी का नहीं हो सकता, निधि ने कहा। फिर तेरी तो सासू माँ भी तो माँ से बढ़कर है। वही तो, बस इसी कारण से उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और लड़का मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है, कामिनी चिंता में डूबी थी। मेरी माँ कहती है कि जिसको ऊपर वाले ने खास तौर से नवाजा हो, उससे कैसी तुलना, निधि ने कहा। यही तो नहीं समझती है वह। अब यह तो मेरी किस्मत थी कि विकास मुझे मिले और उनकी वजह से ये ऐसो आराम की ज़िंदगी मिली। अब उसकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, कामिनी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वैसे भी तैरती हुई कश्ती तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उससे होड़ और ईर्ष्या करते करते कितनी कश्तियाँ डूबी यह कोई नहीं देख पाता। तैरती कश्ती का प्रतिबिंब यही तो कहता है, निधि ने गंभीरता से कहा। सही कहा तूने, और मैं यह प्रतिबिंब अपनी बहन के नसीब में नहीं दिखना चाहती, खासकर अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं।
कामिनी का असली डर उसकी जबान पर आ ही गया। पर तू कर भी क्या सकती है? निधि ने पूछा। हाँ, कर तो कुछ नहीं सकती। अब अपनी खुशकिस्मती को भला कोई कैसे लौटा सकता है? कामिनी की विवशता भी कैसी अजीब है। अपनी छोटी बहन को वह समझाए भी तो क्या और कैसे? किस्मत ने जो नियामत उसे बख्शी है उसका कारण वह भला क्या बताए। निधि शहर से वापस आ तो गई, लेकिन इसी गुत्थी में उलझी रही। क्या कामिनी की बहन की उम्मीदें गलत हैं? यह कैसी बैलेंस शीट है ऊपर वाले की? किसी के अकाउंट में क्रेडिट ही क्रेडिट तो किसी के अकाउंट में डेबिट ही डेबिट। किसी को बिना मेहनत सब मिलता है तो किसी को घिस घिस कर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर सोचा कि पिछले जन्म से कोई कितना क्रेडिट या डेबिट लेकर आया है, वही तो नई बैलेंस शीट का आधार बनेगा। शायद यही फ़र्क है कामिनी और उसकी बहन रूबी की किस्मत की बैलेंस शीट में, जो सभी समानताओं के बावजूद अपनी जगह अटल है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सबका दिन सुखमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से।